1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का ऐसा मोड़ था जिसने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। अंग्रेज इसे सिपाही विद्रोह कहकर छोटा साबित करना चाहते थे, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इसे सही रूप से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इस आंदोलन का विस्तार, तीव्रता और लगभग सफल हो जाना अंग्रेजी सत्ता को बुरी तरह हिला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की नींव हिल गई और उसके राजनीतिक व सैन्य ढांचे की कमजोरी उजागर हो गई। इसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और राज का काल शुरू हुआ। यह सत्ता हस्तांतरण केवल प्रशासनिक नहीं था, यह वैचारिक और मनोवैज्ञानिक भी था, क्योंकि इससे यह स्वीकारोक्ति प्रकट होती थी कि भारत पर शासन चलाने के लिए केवल दमनकारी मशीनरी ही नहीं, बल्कि सहमति बनाने के उपाय भी जरूरी थे। 1857 के बाद के नए औपनिवेशिक ढांचे में शासन की रणनीतियों को नए सिरे से गढ़ा गया। कठोर दमन के साथ साथ चुनिंदा रियायतों की नीति भी अपनाई गई। एक और विद्रोह की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दंडात्मक कदम उठाए गए, कड़े दमनकारी कानूनों को और मजबूत करना और बगावत पर पैनी नजर रखना, तो दूसरी ओर शिक्षित भारतीयों की बढ़ती आकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए नए रास्ते बनाए गए। अंग्रेज समझ चुके थे कि यह नया पढ़ा लिखा वर्ग, जिसे कुछ सीमित रोजगार मिलते थे, राज के लिए सहारा भी बन सकता है और मुसीबत भी। अगर उनके असंतोष को अनदेखा किया जाता तो वह आंदोलन का रूप ले सकता था, लेकिन यदि उसे सही दिशा दी जाती तो उसे राज की स्थिरता के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता था। यही वह सावधानी से रचा गया दमन और रियायत का वातावरण था, जिसके भीतर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना हुई। यह किसी राष्ट्रवादी आंदोलन का परिणाम नहीं था, बल्कि ह्यूम जैसे साम्राज्यवादी प्रशासकों की सुनियोजित कोशिशों का हिस्सा था। ह्यूम ने कांग्रेस को एक ऐसा सेफ्टी वाल्व माना जो भारतीयों की मांगों को बाहर निकलने का रास्ता दे, मगर अंग्रेजी राज को चुनौती न दे। इससे वे खुद को सभ्य और प्रगतिशील शासक साबित करना चाहते थे। नतीजतन कांग्रेस अपने शुरुआती दौर में राज की मददगार ही बनी रही। 1857 के बाद का परिदृश्य, ब्रिटिश नियंत्रण की रणनीति। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने अपनी हिल चुकी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक दोहरी रणनीति अपनाई। एक और उसने अपने दमनकारी तंत्र के विस्तार में भारी निवेश किया, क्योंकि उसके लिए साम्राज्यवादी शक्ति बनाए रखने में बल प्रयोग अनिवार्य था। कठोर कानूनों की एक श्रृंखला लागू की गई ताकि जनाभिव्यक्ति और असहमति पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। 1878 का स्थानीय भाषाओं का प्रेस कानून वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट उन स्वदेशी अखबारों को दबाने के लिए लाया गया जो राष्ट्रवादी आलोचना के माध्यम बन चुके थे। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत राजद्रोह की धाराएं लागू की गईं, जिससे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बोले या लिखे गए शब्द तक को अपराध घोषित कर दिया गया। इनके साथ साथ अंग्रेजों ने एक संगठित खुफिया और निगरानी व्यवस्था बनाई, जहां पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां राजनीतिक गतिविधियों पर चौकसी करतीं और किसी भी संभावित विद्रोह को शुरू होने से पहले कुचल देतीं। अब शक करना और उस पर नजर रखना सरकारी ढांचे का हिस्सा बन गया, ताकि फिर से कोई बड़ा विद्रोह न उठे। साथ ही ब्रिटिशों को यह भलीभांति समझ थी कि केवल दमन से उनकी वैधता कायम नहीं रह सकती। मैकाले की शिक्षा नीति से तैयार हुआ अंग्रेजी शिक्षित भारतीय मध्यवर्ग, जो ब्रिटेन और यूरोप में प्रचलित उदारवादी और संवैधानिक विचारों से परिचित हो रहा था, अब राजनीतिक मंच की मांग करने लगा था। ऐसे वर्गों को मंच से वंचित करना उनके असंतोष और अशांति को बढ़ा सकता था, जबकि उन्हें नियंत्रित राजनीतिक ढांचे में शामिल करना ब्रिटिश सत्ता के लिए सुविधाजनक सहकार का अवसर प्रदान करता था। ह्यूम ने इसे एस्केप वाल्व कहा,
ऐसा मंच जहां भारतीयों को बोलने और सुधारों की बात करने की थोड़ी बहुत आज़ादी हो, मगर राज की स्थिरता को छूने की इजाज़त न हो। अंग्रेजों की यह नीति असली स्वराज्य देने की नहीं, बल्कि दिखावटी भागीदारी की थी। उन्होंने लोगों को बोलने का छोटा मंच दिया, मगर फैसले हमेशा अपने हाथ में रखे। नतीजतन, उन्होंने विरोध की ऊर्जा को नियंत्रित कानूनी दायरों में समेटा और खुद को दयालु शासक दिखाया। असल में, उनका राज कठोर दमन और सीमित रियायतों के संतुलन से चलता रहा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसी स्वदेशी राष्ट्रवादी आंदोलन का नतीजा नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी शासन की सोची समझी योजना का हिस्सा थी। इंडियन सिविल सर्विस से रिटायर ह्यूम ने इसकी शुरुआत की। कांग्रेस का मकसद था अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों को शिकायत करने का एक सीमित मंच देना। ह्यूम इसे सेफ्टी वाल्व मानते थे, यानी ऐसा साधन जिससे इस वर्ग की नाराजगी हिंसक बगावत में न बदले, बल्कि याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों तक ही सीमित रहे। इसलिए कांग्रेस की शुरुआत अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सत्ता बनाए रखने के लिए हुई थी। शुरू में ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस को सिर्फ सहन ही नहीं किया गया, बल्कि कई मायनों में औपनिवेशिक प्रशासन ने उसे प्रोत्साहित किया और परोक्ष संरक्षण भी दिया। इसके नेताओं में ह्यूम जैसे अंग्रेज अधिकारी, एनी बेसेंट जैसी धर्मतत्ववादी थियोसोफिस्ट, जिन्होंने संगठन को अंतर्राष्ट्रीय रंग दिया, और बाद में मोतीलाल नेहरू जैसे नेता शामिल थे, जो उभरते भारतीय राजनीतिक अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। विचारों में भिन्नता होते हुए भी सभी नेता अंग्रेजों की अनकही शर्तों के अंदर ही काम करते थे। कांग्रेस का शुरुआती दौर इस बात पर आधारित था कि वह राज से खुला टकराव न करे। स्थापना के समय कांग्रेस एक राष्ट्रवादी आंदोलन कम और एक राजनीतिक प्रयोग थी। भारतीयों को यहाँ यह सिखाया जाता था कि संवैधानिक ढंग से कैसे मांगे रखी जाए। काम बस प्रस्ताव पारित करने, याचिकाएं भेजने और सरकार से नैतिक गुहार लगाने तक सीमित था। असली मकसद सदस्यों को अनुशासित और संयमी बनाना था। राज के सभ्य बनाने के मिशन से जुड़कर कांग्रेस ने खुद को वफादार विपक्ष दिखाया, जो सत्ता तोड़ने के बजाय सुधार चाहता था। दरअसल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की कांग्रेस राज की सहायक संस्था की तरह काम कर रही थी। वह एक तरफ संकरे भारतीय अभिजात वर्ग की आकांक्षाओं को व्यक्त करती थी और दूसरी तरफ ब्रिटेन के इस दावे को वैधता देती थी कि वही भारत के राजनीतिक विकास का निर्णायक और हितैषी है। कांग्रेस साम्राज्य का सेफ्टी वाल्व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों को दी गई रियायतें कभी भी प्रभुसत्ता को मान्यता देने या वास्तविक स्वशासन की ओर बढ़ने के कदम नहीं थी, बल्कि ये सावधानी से नापतोल कर बनाई गई सुरक्षा व्यवस्थाएं थीं, जिनका उद्देश्य असंतोष को पहले ही नियंत्रित करना और उभरती राजनीतिक चेतना की धाराओं को सीमित करना था। 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट से शुरू होकर 1892 और 1909 में धीरे धीरे बढ़ाए गए सीमित प्रतिनिधित्व इसी रणनीति के प्रतीक थे। इन सुधारों ने शासन में भारतीय भागीदारी का आभास तो पैदा किया, लेकिन परिषदें ब्रिटिश अधिकारियों के प्रभुत्व में रहीं, जहां भारतीय केवल सलाहकार भूमिकाओं तक सीमित थे और असली सत्ता से वंचित। इसी तरह भाषण और प्रेस की दी गई सीमित स्वतंत्रता पर हर समय निगरानी और सेंसरशिप का पहरा था। ब्रिटिश थोड़े बहुत सार्वजनिक आलोचना को सहन करते, लेकिन जैसे ही वह सीमा पार होती, वे 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या बाद में राजद्रोह संबंधी प्रावधानों जैसे कानूनों का इस्तेमाल कर देते। इंडियनाइजेशन की नीति के तहत प्रशासन और नौकरशाही में कुछ पदों पर भारतीयों की भर्ती भी इसी पैटर्न पर हुई। अधिकतर अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग से चुने गए लोग शामिल किए गए, लेकिन हमेशा अधीनस्थ भूमिकाओं में।
इससे न केवल उभरते मध्यवर्ग की आकांक्षाएं थोड़ी बहुत शांत हुईं, बल्कि औपनिवेशिक शासन की पदानुक्रमित प्रकृति और मजबूत हो गई। ये नियंत्रित रियायतें दोहरे उद्देश्य पूरा करती थी। देश के भीतर वे राजनीतिक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करतीं, भारतीय अभिजात वर्ग को प्रतीकात्मक मान्यता देतीं, जबकि आम जनता को राजनीति से बाहर रखतीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ब्रिटेन को एक प्रगतिशील और उदार शासक के रूप में प्रस्तुत करतीं, जो कथित तौर पर अपने उपनिवेशों के लोगों को धीरे धीरे उन्नत कर रहा है। पर वास्तव में इन सुधारों ने निर्भरता की संरचना को और गहरा किया, साम्राज्य के प्रति वफादार मध्यस्थ वर्ग तैयार किया और वास्तविक स्वायत्तता की मांगों को आगे खिसका दिया। इस तरह नियंत्रित रियायतें ब्रिटिशों के लिए सुधार के मुखौटे तले साम्राज्यवादी प्रभुत्व बनाए रखने का सबसे कारगर हथियार बन गईं। लेकिन ये उपाय उतने प्रभावी नहीं हो सकते थे अगर शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वेच्छापूर्वक सहयोग न मिला होता। आईएनसी, जिसे बाद में राष्ट्रवादी संघर्ष का अगुवा माना गया, शुरू में इन रियायतों को वैध ठहराने का मुख्य माध्यम थी। औपनिवेशिक ढांचे के भीतर जो सीमित स्थान उसे दिया गया था, उसे स्वीकार कर कांग्रेस ने न केवल साम्राज्यवादी सत्ता की संरचनात्मक नींव को चुनौती देने से परहेज किया, बल्कि ब्रिटिश नीतियों को प्रातिनिधिक सहमति का आवरण भी प्रदान किया। काउंसिलों में अधिक प्रतिनिधित्व की याचिकाएं, नौकरशाही के भारतीयकरण की मांगें और प्रभुत्व डोमिनियन स्टेटस के समर्थन में पारित प्रस्ताव, ये सब राज द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर ही व्यक्त किए गए। स्पष्ट है कि कांग्रेस ने क्रमिक सुधार और संयम की अंग्रेजी नीति को ही मान लिया। उसने राज को गिराने के बजाय अंग्रेजों की इस छवि को मजबूत किया कि वे भारत को धीरे धीरे आज़ादी की ओर ले जा रहे हैं। इस तरह कांग्रेस औपनिवेशिक ट्रेनिंग सेंटर की साझेदार बन गई, जो अभिजात वर्ग को संवैधानिक राजनीति की ओर ढालता था और जनता को आंदोलन से दूर रखता था। इस प्रकार जहां ब्रिटिश रियायतें नियंत्रण के औजार के रूप में बनाई गई थीं, वहीं कांग्रेस की इस ढांचे के भीतर काम करने की तत्परता ने उन्हें एक स्थायी राजनीतिक रणनीति में बदल दिया। अपने शुरुआती वर्षों में आईएनसी साम्राज्य की चुनौती बनने के बजाय उसका सहायक बनी रही, औपनिवेशिक शासन को स्थिर बनाए रखते हुए साथ ही भारतीय आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील दिखाने का माध्यम बनी। यही कांग्रेस का विरोधाभास है। वह एक और साम्राज्य का सेफ्टी वाल्व थी और बाद में राष्ट्रीय मुक्ति का प्रतीक भी। अंग्रेजों की सबसे भरोसेमंद राष्ट्रीय पार्टी। 20वीं सदी की शुरुआत में कांग्रेस पूरी तरह मध्यमार्गी संवैधानिक ढर्रे में बंधी रही। गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य अंग्रेजी पढ़े नेताओं के प्रभाव में उसने अपनी मांगें हमेशा ऐसी रखीं जो अंग्रेजों को स्वीकार्य हों। उसकी मुख्य मांगें थीं विधायी परिषदें बढ़ाना, सिविल सेवाओं में भारतीयों की हिस्सेदारी और कुछ प्रशासनिक सुधार। सबसे ज्यादा आगे बढ़कर भी कांग्रेस सिर्फ डोमिनियन स्टेटस तक ही पहुंची, यानी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसा दर्जा, जिसमें भारत ब्रिटिश क्राउन से जुड़ा रहता पर सीमित स्वशासन पाता। पूर्ण स्वराज उस समय कांग्रेस के एजेंडे में था ही नहीं। यहाँ तक कि 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार, जहां जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून डाला, भी कांग्रेस की बुनियादी दिशा तुरंत नहीं बदल सका। यह घटना राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर गई और जनता की नज़र में राज की नैतिकता को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। फिर भी कांग्रेस की संस्थागत प्रतिक्रिया अजीब तरह से संयमित रही। प्रस्ताव पारित हुए, निंदा की गई और गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन थोड़े समय के लिए चला, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की औपचारिक मांग अब भी टाली गई। इस हिचकिचाहट में कांग्रेस की असलियत झलकती है। जलियांवाला बाग ने बता दिया था कि अंग्रेजों से समझौता नामुमकिन है।
लेकिन कांग्रेस सुधारों और याचिकाओं की अपनी पुरानी राह छोड़ न सकी और स्वतंत्रता की मांग टालती रही। 10 साल बाद 1929 में उसने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया। यह देरी इस बात का सबूत थी कि कांग्रेस अंग्रेजी ढांचे को बनाए रखने में शामिल रही। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग जैसी घटना को असली क्रांति में बदलने का मौका खो दिया। यह बताता है कि वह कितनी गहराई से अंग्रेजी तर्क शक्ति में बंधी हुई थी। नरसंहार के तुरंत बाद स्वतंत्रता की मांग न करके उसने जनता के गुस्से को अंग्रेजों के लिए खतरा बनने से रोका। इस मायने में कांग्रेस प्रतिरोध से ज्यादा अंग्रेजों की साथी दिखी। यह संयम केवल सोच तक सीमित नहीं था, बल्कि ढांचे में भी था। कांग्रेस का सहारा ज्यादातर शहरों के पढ़े लिखे, पेशेवर मध्यवर्ग पर था, जिनके लिए राज के भीतर स्थिरता बनाए रखना फायदेमंद था। वे याचिकाएं और बहस को वैध मानते थे, जबकि बड़े आंदोलन और सीधा टकराव टालते थे। अंग्रेजों ने भी इस रवैये को बढ़ावा दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि भारत को धीरे धीरे जिम्मेदारी के साथ स्वराज दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की मध्यमार्गी नीति के होते हुए भी एक और मजबूत राष्ट्रवाद उभरा, जिसका नेतृत्व लाल बालपाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने किया। उन्होंने स्वराज को बुनियादी अधिकार माना, अंग्रेजी शासन की अभिभावकता को ठुकराया और बहिष्कार, स्वदेशी व निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाया। उनका राष्ट्रवाद सिर्फ सुधारों तक सीमित नहीं था, बल्कि जनभावना और सांस्कृतिक गर्व पर आधारित था। लेकिन कांग्रेस में इन नेताओं को बार बार दबाया गया। तिलक जेल भेजे गए, लाजपत राय को देश से निकाला गया और उनका आंदोलन अंदरूनी झगड़ों और अंग्रेजी दमन से कमजोर हो गया। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी धड़ों के झगड़ों का फायदा उठाया। उन्होंने मध्यमार्गी नेताओं को मान्यता और छिपा समर्थन दिया, ताकि कांग्रेस हमेशा सीमित दायरे में रहे। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस जनता की आवाज तो बनना चाहती थी, पर असल में उसकी आकांक्षाओं को ऐसे मोड़ देती थी कि राज पर सीधी चोट न हो। इस तरह कांग्रेस अंग्रेजों के लिए भारत में राजनीति संभालने का असरदार औजार बन गई। लाला लाजपत राय की शहादत, आजादी के आंदोलन का ऐतिहासिक मोड़। अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लाला लाजपत राय पर हुई पुलिस की बर्बर मारपीट ने राष्ट्रवादी संघर्ष की दिशा में निर्णायक मोड़ ला दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक प्रगति की समीक्षा करना था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होना भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं का खुला अपमान माना गया। साइमन गो बैक के नारों के साथ पूरे देश में विरोध भड़क उठा, जिसने औपनिवेशिक शासन की आधे अधूरे और एक तरफा सुधारों से बढ़ती मोहभंग को प्रतीकात्मक रूप दिया। लाहौर में पंजाब केसरी कहे जाने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय ने इसी प्रकार का एक विरोध नेतृत्व किया। सुप्रिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट के आदेश पर पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। लाला जी गंभीर रूप से घायल हुए और नवंबर 1928 में उपचार के बावजूद चल बसे। उनकी मृत्यु, जिसे शहादत माना गया, पूरे उपमहाद्वीप में गूंज उठी। यह घटना औपनिवेशिक शासन की हिंसक जिद का प्रतीक बनी और यह साफ कर गई कि केवल संवैधानिक तरीकों से भारतीय अधिकार सुरक्षित नहीं किए जा सकते। इस घटना के परिणामस्वरूप एक नई क्रांतिकारी पीढ़ी सामने आई, जिसे ऐसे दमन के सामने संवैधानिक आंदोलन अपर्याप्त लगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे नेताओं ने राय की मृत्यु को कार्रवाई के आह्वान के रूप में लिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का गठन हुआ और इसके बाद कई क्रांतिकारी कार्रवाइयां हुईं, जैसे 1928 में स्कॉट समझकर जेपी सॉन्डर्स की हत्या और 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना।
ये कार्रवाइयां ब्रिटिश शासन को गिराने की सामर्थ्य तो नहीं रखती थी, लेकिन उन्होंने जनता की कल्पना को जगाया, राष्ट्रवादी आंदोलन को नाटकीय रूप दिया और साम्राज्यवादी सत्ता की नैतिक दिवालियापन को उजागर किया। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर उसकी अंग्रेजी सत्ता से नरम रवैया उजागर किया। 1931 में भगत सिंह की फांसी पर हर ओर दया याचिकाएं उठीं। कांग्रेस चाहती तो इस मौके पर मजबूती से खड़ी हो सकती थी, लेकिन गांधी ने इरविन समझौते में सजा कम करने की मांग से इनकार कर दिया। उन्होंने निजी सहानुभूति जताई, मगर कहा कि दबाव डालने से समझौता बिगड़ सकता है। कांग्रेस का यह रुख उसकी मूल प्रवृत्ति को दिखाता है। क्रांतिकारी ऊर्जा राज को कमजोर कर सकती थी, पर कांग्रेस ने टकराव के बजाय समझौता चुना। गांधी ने भगत सिंह के लिए सख्त दबाव नहीं बनाया। यह उनके अकेले का फैसला नहीं था, बल्कि कांग्रेस की सोच का हिस्सा था। समकालीनों और आलोचकों ने इसे कांग्रेस की वह भूमिका माना जहां उसने आंदोलन की अगुवाई करने की जगह उसे धीमा किया। इसका असर ब्रिटिशों पर भी गहरा पड़ा। साइमन कमीशन विरोध और लाजपत राय की मौत ने दिखा दिया कि भारतीय राजनीति को हमेशा सीमित रास्तों में नहीं रखा जा सकता। युवाओं के आंदोलनों ने नया माहौल बना दिया, पर जहां क्रांतिकारी डटे थे, वहीं कांग्रेस बातचीत में अटकी रही। गांधी का भगत सिंह के लिए दया न मांगना इसी विरोधाभास की मिसाल था। इस तरह लाजपत राय की शहादत ने कांग्रेस की नियंत्रित राजनीति और कट्टर राष्ट्रवाद के बीच की दरार उजागर कर दी। यही दरार अंग्रेजों को आजादी की दिशा और रफ्तार तय करने का मौका देती रही। तिरंगे के नीचे ब्रिटिश राज 2.0 1947 में जब आजादी मिली, तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कायाकल्प हो चुका था। कमाल यह कि ब्रिटिश स्वीकृत संस्था के रूप में उसकी पैदाइश का असर उसके स्वभाव से कभी गया ही नहीं। कांग्रेस भले ही स्वतंत्रता आंदोलन की आधिकारिक मशाल बनने लगी हो, लेकिन उसने अंग्रेजों की बनाई वैचारिक और संस्थागत जंजीरों को पूरे गर्व से पहनना जारी रखा। केंद्रीकृत प्रशासन, भारी भरकम नौकरशाही और कठोर नियंत्रण, जो कभी साम्राज्य की ताकत थे, आजादी के बाद भी बिल्कुल जस के तस रखे गए। सुधार करने का अवसर मिला भी तो कांग्रेस नेतृत्व ने बड़ी शालीनता से कहा, धन्यवाद, हमें आपकी पुरानी व्यवस्था ही पसंद है। नतीजा यह हुआ कि जो ढांचे कभी औपनिवेशिक प्रभुत्व के आधार थे, वही नए तिरंगे के नीचे भी गर्व से चलते रहे। कांग्रेस नेतृत्व की मानसिकता भी ध्यान देने योग्य थी। वे अंग्रेजियत से प्रभावित, अभिजनवादी सोच वाले और भारतीय जीवन से अलग-थलग थे। इसलिए शासन का वही मॉडल बना रहा जो औपनिवेशिक काल में था। लोकतंत्र सिर्फ भाषा में था, लेकिन असल में सत्ता केंद्रीकृत रही और जनता की भूमिका सीमित। आजाद भारत ने भी राजद्रोह और प्रेस की पाबंदियों जैसे कड़े औजार अपना लिए। आजादी के बाद कांग्रेस ने औपनिवेशिक ढांचे को खत्म करने के बजाय उसे ही तिरंगे के नीचे आगे बढ़ाया। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, नौकरशाही का असर और केंद्रीकरण इसकी पहचान बने। भारत ने राष्ट्रमंडल में रहते हुए ब्रिटिश सम्राट को प्रतीकात्मक प्रमुख माना, जिससे दिखा कि राज से पूरी दूरी बनाने की हिम्मत नहीं थी। इसे कूटनीति कहा गया, पर असल में यह औपनिवेशिक मनोवृत्ति की छाया थी। भारत की संप्रभुता और डीकोलोनाइजेशन दोनों अधूरे ही रहे। आजादी के बाद डीकोलोनाइजेशन से उम्मीद थी कि राजनीति के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता की सोच बदलेगी और संस्थाएं नए ढांचे पाएंगी। लेकिन कांग्रेस की औपनिवेशिक मानसिकता के कारण यह वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। आजादी, नाम बदलकर वही पुरानी दुकान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यात्रा आधुनिक भारत के इतिहास में एक गहरे विरोधाभास को समेटे हुए है। 1885 में ब्रिटिश संरक्षण में एक संस्थागत सेफ्टी वाल्व के रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी।
ताकि राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को संवैधानिक ढांचों में कैद किया जा सके जो साम्राज्यवादी प्रभुसत्ता को चुनौती न दें। समय के साथ कांग्रेस राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख मंच बनी और अंततः 1947 में देश को स्वतंत्रता दिलाई। फिर भी उसकी औपनिवेशिक उत्पत्ति की छाप उसके ढांचे, विचारधारा और कार्यशैली में गहराई से अंकित रही। कांग्रेस का रवैया शुरुआत से ही ब्रिटिश स्वीकृति पर निर्भर था और उसके नेता ज्यादातर अंग्रेजी पढ़े लिखे अभिजात वर्ग से थे। इस कारण कांग्रेस ने क्रांति की जगह सुधार और संवैधानिक मांगों पर जोर दिया। बाद में उसने पूर्ण स्वराज की बात तो की, लेकिन उसे हासिल करने के लिए जिन तरीकों और संस्थाओं का इस्तेमाल हुआ वे औपनिवेशिक ढांचे से ही लिए गए थे। आजादी के बाद भी यही ढर्रा जारी रहा। कांग्रेस ने अंग्रेजों की बनाई नौकरशाही, केंद्रीकृत सत्ता और राजद्रोह जैसे कड़े कानूनों को बनाए रखा। इससे भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन शासन की बुनियादी संरचना औपनिवेशिक ही रही। इतिहास में अक्सर कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन की नायक पार्टी के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रवादी इसे एकजुटता का प्रतीक बताते हैं और उदारवादी उसकी लोकतांत्रिक सोच की तारीफ करते हैं। मगर सही मायनों में कांग्रेस ने औपनिवेशिक ढांचों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें नया रूप देकर आगे बढ़ाया। इसलिए 1947 में सत्ता तो भारतीय हाथों में आई, लेकिन औपनिवेशिक संस्थाएं और सोच कायम रहीं। यही अधूरापन आज भी भारत की राजनीति और समाज को प्रभावित करता है। आखिर में कांग्रेस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अंग्रेजों की बनाई संस्थाओं को जस का तस अपनाने की कीमत क्या रही। सत्ता तो मिल गई, पर सभ्यता और आत्मबोध का हिसाब कौन देगा? और हाँ, जब किसी देश की बुनियादी नींव उसी ताकत ने रखी हो जिसे उसने गर्व से उखाड़ फेंकने का दावा किया था, तो क्या वह सच में आजाद कहलाने का हकदार है? ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्ने नहीं सजाते, बल्कि आज तक यह याद दिलाते हैं कि हमारा डीकोलोनाइजेशन अधूरा है और शायद जानबूझकर अधूरा रखा गया है।